हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं रोहित पटेल आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 परमाणु का लेक्चर नंबर 3। हर लेक्चर की तरह इस बार भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, लेकिन जो थोड़े से आलसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। पिछली क्लास के क्विज में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था, थॉमसन ने अपने मॉडल में बीजों की तुलना किससे की है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों से। थॉमसन ने अपने मॉडल में तरबूज की बीजों की तुलना इलेक्ट्रॉनों से की है। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही कमेंट किया है। हर लेक्चर की तरह इस बार भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्लास को सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज लेकर आऊंगा। जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई देंगे वैसे ही आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और उसका सही आंसर कमेंट करना है। तो पिछली क्लास में हमने जाना कि कैसे सर जे थॉमसन ने सन 1898 में थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया। सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल तरबूज पर आधारित था। उनकी मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहा जाता है। यदि अभी तक आपने पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर थॉमसन मॉडल की क्या कुछ सफलताएं थी। किन किन टॉपिक्स को हम सर जे थॉमसन की मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि सर जे थॉमसन की मॉडल की सहायता से तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या हो सकी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर तापायनिक उत्सर्जन क्या कहलाता है। आपको स्क्रीन पर एक मेटेलिक एक धात्विक प्लेट दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। जैसे ही इस धात्विक प्लेट को हम गर्म करेंगे तो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर जाने लगेंगे। इस क्रिया को ही तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इसे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि तापायनिक उत्सर्जन जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तो अब कैसे थॉमसन का मॉडल तापायनिक उत्सर्जन को एक्सप्लेन कर सका, तो चलिए आइए समझते हैं। सर जे थॉमसन ने हमें बताया था कि जैसे तरबूज में उसका लाल भाग होता है, ठीक वैसे ही परमाणु में उसका धनावेशित भाग होता है। और जैसे तरबूज में उसके बीज होते हैं, ठीक वैसे ही परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के संपूर्ण धनावेशित भाग में उसके इलेक्ट्रॉन्स एक समान रूप से वितरित रहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे थॉमसन के मॉडल से तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या संभव हो सकी। तो जैसे ही हम धात्विक सतह को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित परमाणु और उनके इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। अब सर जे थॉमसन ने हमारे लिए बताया था कि किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन्स उसकी संपूर्ण धनावेशित भाग में एक समान रूप से वितरित हैं। तो जैसे ही आप धात्विक प्लेट को गर्म करेंगे, उस धात्विक प्लेट को एनर्जी देते देते एक ऐसा समय आएगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स धातु की सतह को छोड़कर ऊपर की ओर जाने लगेंगे। तो इस प्रकार सर जे थॉमसन की मॉडल की सहायता से तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या संभव हो सके। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर थॉमसन के मॉडल की दूसरी सबसे बड़ी सफलता क्या थी। तो सर जे थॉमसन का मॉडल आयनीकरण की व्याख्या कर सका। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर आयनीकरण क्या कहलाता है। तो मान लीजिए कि किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कैसे भी हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से दूर कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ऑब्वियसली जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वहां पर धनावेश आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये परमाणु धनावेशित हो गया है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए हमने कैसे भी करके इस परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां ऋणावेश आता है। तो हम कहेंगे कि ये परमाणु ऋणावेशित हो गया है। तो बस ठीक इसी प्रोसीजर को हम आयनीकरण कहते हैं। चाहे कोई परमाणु या फिर अणु कोई इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इस स्थिति में आयन निर्मित होते हैं। धनायन, हम इन परमाणुओं को धनायन और ऋणायन भी कह सकते हैं। तो धनायन निर्मित होते हैं। जैसे ही धनायन निर्मित होते हैं मतलब आयन निर्मित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। हम आसान शब्दों में कहें तो वह प्रक्रिया जिसमें आयन निर्मित होते हैं, अर्थात किसी अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या फिर निकलते हैं, तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम आयनीकरण कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे सर जे थॉमसन की मॉडल की सहायता से आयनीकरण की व्याख्या हो सकी। तो सर जे थॉमसन ने हमें बताया था कि तरबूज में इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से वितरित रहते हैं।
ठीक है भैया, मान लिया। तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को परमाणु में भी अप्लाई कर दिया कि परमाणु के धनावेश में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक समान रूप से वितरित रहते हैं। चलिए भैया, हमने ये भी बात मान ली। तो आगे क्या हुआ कि जो परमाणु का धनावेशित भाग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक समान रूप से समाये हुए हैं। तो हम इस परमाणु को या फिर ऊर्जा देंगे या फिर किसी भी प्रकार से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से हमने निकाल दिया, तो हम क्या कहेंगे कि ये परमाणु धनावेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल गया है तो हम कहेंगे कि ये परमाणु धनावेशित हो गया है। तो सर जी थॉमसन ने तो हमें पहले से ही बताया था कि परमाणु के समस्त भाग में उसके इलेक्ट्रॉन्स एक समान रूप से वितरित हैं। तो हमने उसको एनर्जी दी या फिर किसी भी प्रकार से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आसानी से वो आयन बन गया, परमाणु जो है वो आयन बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम आयनीकरण कहेंगे। तो ठीक ऐसे ही थॉमसन के मॉडल से आयनीकरण की व्याख्या संभव हो सकी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर जे थॉमसन के मॉडल की दूसरी सबसे बड़ी सफलता क्या थी। तो सर जे थॉमसन का मॉडल प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सका। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला चैप्टर जिसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, उसमें आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को डीपली समझेंगे। अभी के लिए हम एक छोटे से लेवल पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम आता है, ठीक उसके साथ ही नाम आता है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी अच्छी तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया है, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक धातु की प्लेट है। जैसे ही इस धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के विकिरणों को आपतित किया जाता है, तो ठीक वैसे ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसे ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या समझी कि जब हम किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का विकिरण डालेंगे, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सर जे थॉमसन ने हमें बताया कि जैसे तरबूज में उसके बीज एक समान रूप से वितरित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन उसके संपूर्ण धनावेशित भाग में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। तो जैसे ही आप धात्विक प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का विकिरण आपतित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक समान रूप से वितरित है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके धातु की सतह को छोड़ने लगेंगे, अर्थात धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगेंगे। वो हम कहते हैं ना कि कोई भी अपने आप में 100% सही नहीं होता है। तो यही सर जे थॉमसन के मॉडल के साथ भी अप्लाई हुआ और सर जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। ऐसी कई सारे कॉन्सेप्ट थे जिनकी व्याख्या सर थॉमसन के मॉडल से नहीं की जा सकी। तो थॉमसन का मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। तो सर थॉमसन के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए आए सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती को आधार बनाकर परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। जब सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, तो उस समय तक जितने भी परमाणु के संबंध में भ्रांतियां चली आ रही थी वो सब दूर हो गई, और सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। रदरफोर्ड के मॉडल को हम अपने आगे आने वाली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को लास्ट सेगमेंट की ओर ले चलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज लेकर आया हूँ। जैसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे, वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में सफल रहा है? ऑप्शन ए आयनीकरण, ऑप्शन बी छद्म प्रभाव, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर जे थॉमसन का मॉडल आयनीकरण की व्याख्या करने में सफल रहा था। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में सफल रहा? ऑप्शन ए नाभिकीय प्रभाव की, ऑप्शन बी छद्म प्रभाव की, ऑप्शन सी सापेक्षता की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर जे थॉमसन का मॉडल केवल आयनीकरण, तापायनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव की ही व्याख्या कर पाया था।
जो ABC ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी की भी व्याख्या सर जे जे थॉमसन के मॉडल ने नहीं की थी। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है सर जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में सफल रहा। ऑप्शन ए परिरक्षित प्रभाव की, ऑप्शन बी छद्म प्रभाव की, ऑप्शन सी अपेक्षता की, ऑप्शन डी तापानिक उत्सर्जन की। आपका समय शुरू होता है अब। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर जे जे थॉमसन का मॉडल तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या करने में सफल रहा था। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है सर जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल निम्न में से किसके प्रकीर्णन की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। ऑप्शन ए अल्फा कणों की, ऑप्शन बी बीटा कणों की, ऑप्शन सी गामा कणों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारे क्विज का 6वां क्वेश्चन है सर जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा मॉडल आया। ऑप्शन ए बोर का मॉडल, ऑप्शन बी स्वर्णपत्र का मॉडल, ऑप्शन सी श्रोडिंगर का मॉडल, ऑप्शन डी पाउली का मॉडल। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। थॉमसन के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए स्वर्णपत्र का मॉडल आया था, जिसे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। हमारे क्विज का 7वां क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को तापानिक उत्सर्जन की सटीक व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन को, ऑप्शन बी थॉमसन को, ऑप्शन सी रदरफोर्ड को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो जल्दी से जाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।